हैं वकार भाई कि आज आप यहाँ आके अपनी बात फिर भी रख रहे हैं। भले आप तक कोई पहुंचा नहीं, मैं तो पहुंचा ना आज वकार भाई, मुझे किसी ने आप लोगों को तो मैं आया ना, तो लोकतंत्र की ये शक्ति, आज हम हमारी आवाजें रख सकते हैं। चीन में तो आपकी आवाज भी नहीं आती थी, वो देखो उइगर मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, मतलब क्या बदसलूकी चालू है। तो अभी हम आगे की बात करें फैयाज भाई, अब आपके हिसाब से फ्यूचर में क्या स्टेप्स होनी चाहिए, क्योंकि और फ्यूचर नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन, मैं सोशल कंफ्यूजन की भी बात कर रहा हूं। जैसे ये क्या, जैसे ये वकार भाई ने बात कही मुझे कि उनकी माता जी साड़ी पहनती थी, और ऐसा ये अशरफी कल्चर जो इन्होंने बोला है, मैं तो इसको अरबिक कल्चर बोलूंगा, अशरफी कल्चर भी नहीं बोलूंगा, ये अरबिक कल्चर है बेसिकली। इंडिया के मुस्लिम्स में दो हाई कल्चर्स हैं, जिसको कहते हैं ना सोशियोलॉजिकल भाषा में हाई कल्चर कहते हैं। एक पर्शियन हाई कल्चर है और एक अरबिक हाई कल्चर है। और मजे की बात यह है कि वो है तो यहाँ का, उसकी 80-90% आदतें तो यहाँ के हिंदू वाली हैं, मगर फिर वो वहां क्यों जाना। मैं धर्म के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म तो देखो हर किसी का होता है। अभी आप एक नास्तिक से बात कर रहे हैं, मैं तो नास्तिक हूं, आप लोगों को पता है, चारवाक पॉडकास्ट है, नाम ही चारवाक है। मगर पॉइंट ये है कि ये जो हम एक सोशल प्रोग्रेस जिसमें एक आइडेंटिटी की जो कंफ्यूजन है, ये क्योंकि जब भी होता है कि मुस्लिम्स को एक डाइवर्सिटी के तौर में रिप्रेजेंट करने को दिया ही नहीं जाता है, तो हम ये फ्यूचर में, क्योंकि मेरा ये कहना है फैयाज भाई कि जब तक हम ये डाइवर्सिटी को दर्शाएंगे नहीं, हम इकोनॉमिक जस्टिस भी नहीं ला पाएंगे, हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं ला पाएंगे। और दूसरा, मुस्लिम समाज में एक सोशलिज्म कूट कूट के क्यों भर गया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदू समाज में नहीं है, मगर मुस्लिम समाज में हद से ज्यादा है। देखिए, माने या ना माने, ये मेरी विचार है, शायद लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, मगर जब तक पूंजीवाद नहीं आएगा तब तक ऊपर नहीं आते लोग। ऊपर लाने के लिए हमें पूंजीवाद चाहिए किसी हद तक। तो आप मेरे को एक बात बताइए, आगे चल के हम इसका सोल्यूशन क्या लाएं फिर। देखिए, जहाँ तक पसमानदा विमर्श की बात है, पसमानदा मुद्दों की बात है, पसमानदा के रिप्रेजेंटेशन की बात है, ये पूरे समाज को मेनस्ट्रीम में लाने की बात है। एक तो एक जन आंदोलन और जन-जन तक इसकी जागरूकता फैले कि भाई ये वंचित समाज है, और जैसे गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए प्रोग्राम बनाती है, इसके लिए भी प्रोग्राम बनाए और सिर्फ मुस्लिम कह के इसमें काम न किया जाए। जो लोग जो भूखे पेट हैं, उनके पेट को दाना पहुँचाने की कोशिश की जाए, और इसके लिए एक बड़े पैमाने पर न सिर्फ सरकार बल्कि समाज, और जब मैं समाज कहता हूँ तो मैं पूरी डाइवर्सिटी इंक्लूड करके कह रहा हूँ, ये पूरी इस बात को ले और इसकी एक आम तौर से सबसे पहले चर्चा शुरू हो, और वो चर्चा चायखाने से लेके पार्लियामेंट तक हो कि भाई ये पसमानदा वंचित समाज है, इसका क्या करना है, इनको कैसे मुख्यधारा में लाएं। जैसा कि वकार भाई की बात से मैं एग्री होते ये कह रहा हूँ कि जब तक समाज का हर अंग तरक्की नहीं करेगा, पूरा समाज तरक्की नहीं करेगा, और जब तक पूरा समाज नहीं तरक्की करता है, राष्ट्रवाद या राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि जन से ही जनार्दन होता है। अगर राष्ट्र है तो वो जनता पे है। तो इसकी एक चायखाने से लेके पार्लियामेंट तक इसकी चर्चा, और मैं आपके पॉडकास्ट का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बात शुरू की, और मैं समझता हूँ कि अब आज से सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये चर्चे में पहले तो हम इसकी चर्चा करें कि ये समस्या है। जब हम समस्या को समस्या बना के चर्चा करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि फिर लोग आएँगे, ऐसा नहीं है। और खासतौर से भारत सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, बहुत प्लान है, मतलब एजुकेशन के लिए, इसके लिए बहुत बजट भी है और खर्चा भी, और पहले से हो रहा है। सिर्फ मैं भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले से चला आ रहा है। लेकिन जो मुसलमानों के नाम पे, जो अल्पसंख्यक के नाम पे आप देखेंगे कि सारा मलाई जो है अशराफ तबका खा लेता है। ये स्कूल, कॉलेज, मदरसा खोलता है, अपने रिश्तेदार, नातेदार, अपने लोगों को नौकरी भी देता है, उन्हीं का सब कर देता है। तो वो गवर्नमेंट की भी ये ज़िम्मेदारी है कि इसको देखिए। और भारतीय जनमानस, खास तौर से जो इंटेलेक्चुअल है इंडिया का, या हिंदू इंटेलेक्चुअल कह लीजिए, या जो भी आप कहना चाहें, जो हमारा है, अपना है, और साड़ी वाली बात आप कह रहे हैं, तो मैं उसपे एक लाइन और भी कहना चाहूँगा। ये उसकी जो है, इस बात को लेके चले, इसकी चर्चा आम तौर से हो, और निश्चय ही जब चायखाने से लेकर पार्लियामेंट तक चर्चा होगी, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकले। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि जिसका हल नहीं हो सकता। एक बात जो सभ्यता संस्कृति पे आई, इस पे मैं एक आर्टिकल लिख भी रहा हूँ। देखिए, हमने धर्म का वर्ण किया है ना, धर्म हमारा आवरण है, इस्लाम हमारा आवरण है, हम इस्लाम के कर्मकांड मानते हैं, लेकिन अंदर से हम हिंदू हैं, या हिंदू जब मैं कहता हूँ तो भारतीय है। तो हमारी जो कल्चर है, शादी ब्याह में हल्दी लगती है, वो हमारे घर में
हमारी दादी ढोल बजा के गाना गाती थी जिसको अच्छा अशराफ क्या करता है इन जड़ों से काटने के लिए वो नया पैंतरा निकाल के ले आता है। कहता है कि नहीं ये गैर इस्लामिक रस्म है, साड़ी पहनना, हल्दी लगाना और दुल्हन को सजाना और ये वो। तो उसको चूँकि जब कोई चीज़ को इस्लाम से जोड़ते हैं तो हम चूँकि इस्लाम के मानने वाले हैं, तो जैसा कि वक़ार मैंने कहा कि वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। तो हम सोचते हैं नहीं, नहीं ये तो गैर इस्लामिक चीज़ है। हम ये सोचते हैं कि नहीं गैर इस्लामिक नहीं, ये हमारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक इस्लाम की बात है आपको बताऊँ इस्लाम की जो विधि है, इतना लचीला धर्म है कि आप इसको बहुत अच्छे से उसमें एक उर्फ़ का शीर्षक आता है, टर्म है। उसका मतलब यही होता है कि जो लोकल कस्टम है, उसको अलाउ किया जाए अगर वो इस्लाम के किसी बेसिक प्रिंसिपल से जैसे ईश्वर एक है, मोहम्मद उसका रसूल है, इससे अगर नहीं टकराता है बेसिक प्रिंसिपल से तो उसको अलाउ किया जाए। तो हल्दी लगाना इस्लाम के एतबार से भी साड़ी पहनना ये कहीं से कोई गलत नहीं, लेकिन अशराफ इसको धार्मिक रंग देके हमको हमारी जड़ों से काटता है। हमारी आंदोलन इस पे भी काम करती है कि हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ते, ये तो नेचुरल है, आदमी जिस आबो-हवा में पैदा हुआ है। इसलिए आप देखेंगे गलवान साहब पे मैंने एक आर्टिकल लिखी है कि जो पसमानदा है, वो नैसर्गिक तौर से देशभक्त होता है। क्योंकि हर आदमी को अपने देश से, अपने माँ-बाप से, अपनी ज़मीन से मोहब्बत होता है और वो इस तरह का देशभक्त होता है, गाँव छोड़ के नहीं जाना चाहता है। वो कहीं दिल्ली, बम्बई में मज़दूरी भी करता है, गाँव से जुड़ा होता है। लेकिन अशराफ देखेंगे आप जगह छोड़ के तुरंत दिल्ली, बम्बई इधर-उधर कब्ज़ा करके ये कहीं चले जाते हैं। ये हिजरत करने में माहिर होते हैं। जो वक़ार बहन जो एक बार वो जो रज़िया वाली बात कही 2 एसिड मिलके, तो ये अरब नेशनलिज़्म, ईरानी कास्टिज़्म और इंडियन कास्टिज़्म के ये मिक्सअप हैं ये। तो ये हम तो चूँकि हम अंदर से जो हमारी तबियत तंग है उसको भी मानते हैं, तो इसीलिए आप एक कॉकटेल देखेंगे पसमानदा घरों में आप। लेकिन वक़ार भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही कि इसको नोटिस नहीं किया जाता, वो अगर रिश्तेदारी भी करते हैं तो अशराफ से करते हैं। तो हिंदू-मुस्लिम की अगर बात भी होती है, तो सर सैयद कहते हैं कि हिंदू-मुस्लिम 2 आँखें हैं, एक मुसलमान एक ये। तो वो हम जब हैं, हम नेचुरल वही हैं, चूँकि वो वक़ार भाई ने एक मिसाल बहुत अच्छी दी कि जो घर की भागी हुई लड़की होती है, उसके साथ लोग सौतेला व्यवहार करते हैं, तो हम तो ना उधर के हैं, ना इधर के हैं। हम जो इस्लाम धर्म का के हैं, तो हमें इसमें भी ये हमें कहीं कुछ नहीं मिला और वो भी नहीं मिला। तो इस वक़्त दुनिया मैं पूरे वर्ल्ड वाइड कह रहा हूँ, सबसे दबी कुचली कौम पसमानदा है। ये इस विमर्श को लोग बाहर नहीं आने देते, समझने नहीं देते हैं। तो भारतीय जनमानस को, भारतीय सरकार को, आप जैसे मीडिया के लोगों को भी इस विमर्श को बाहर लाना चाहिए और थोड़ा-सा होशियार भी रहना चाहिए। जैसे वक़ार भाई ने कहा कि अशराफ पीछे पड़ जाता है फिर कि भाई ये पसमानदा की बात क्यों कर रहे हैं? तो उसमें कहना लेकिन भारत इतना अच्छा देश है और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, कि यहाँ पे और यही एक क्वालिटी हमारी ऐसी है ना सोशल जस्टिस की कि जिसने हमको आज तक ज़िंदा रखा है। ये बुद्ध से लेके कबीर से लेके आसिम बिहारी से लेके वक़ार अहमद तक का ये सिलसिला आता है। इतना आसान नहीं है हमें मिटा पाना। तो ऐसा नहीं है, हमें इस देश से और इस ज़मीन से बहुत हमारे यहाँ की ज़मीन ऐसी है ना साहब कि आप कुछ फेंक देंगे ना तो बिना परवरिश के वो उग जाके पौधा बन जाता है। ये भारत की ज़मीन है। यहाँ पसमानदा आंदोलन क्यों नहीं फूलेगा और यहाँ पसमानदा लोगों को क्यों नहीं न्याय मिलेगा? थोड़ी-सी हम दिल पे लें, वो तब वो है ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो आप जैसे लोग जब आगे बढ़ के हमारी बात करना शुरू करेंगे और चायखाने से पार्लियामेंट तक जब चर्चा होगी, तो न्याय ज़रूर मिलेगा। मैं बहुत उम्मीद हूँ भारतीय समाज से, भारतीय सरकार से। धन्यवाद। ओके, अभी थोड़ा जो अभी इस समय लाइव देख रहे हैं तो उनके भी थोड़े प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम जी, चर्चा जी, को जी। करेंगे। तो वकार भाई मैं आपसे चालू करना चाहता हूं। तो करण ने आपसे प्रश्न पूछा है कि ये ओवैसी जो हैं और रजाकार हैं जो, क्या ये भी भेदभाव करते हैं? क्योंकि उसका कहना है कि उसने भी जितने उनके जो वक्तव्य देखे हैं, स्पीचेस देखी हैं, वो भी ज्यादातर ये अशराफ और सैयद जो होते हैं उन्हीं की बात करते हैं। तो आपका क्या कहना है वकार भाई? देखिए, मैं थोड़ा सा एक और चीज के साथ इसका जवाब देता हूं। जो आपने एक लफ्ज डाइवर्सिटी पे कहा, मैं जैसे चाइना के जो उइगर मुसलमान हैं, चाइना में एक हुई कम्युनिटी है जिससे जैकमा आता है, जिस कम्युनिटी का मुसलमान है। जैकमा अली बाबा वाला मुस्लिम है वो, ठीक है। तो दुनिया की सबसे मजबूत माइनॉरिटी अगर कहीं है तो चाइना में है, वो हुई के नाम से है। हुई, HUI, हुई, ठीक। उइगर मुसलमान इसलिए परेशान है वो कि वो कश्मीरियों की तरह अलग होने की बात करते हैं और अमेरिका की वजह से लड़ते हैं। बाकी जो बीजिंग के मुसलमान हैं, संघाई के मुसलमान हैं, उनके साथ चाइना में सबसे अच्छा व्यवहार होता है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक। दूसरे, अमेरिका का जो डाइवर्सिटी सिस्टम है उसमें फिल्मी दुनिया में भी एक काला रखा जाता है, फिल्मी दुनिया में भी एक काला रखा जाता है। और एक सिंगल दलित मुसलमान राष्ट्र
राज्यसभा में और लोकसभा में आज तक नहीं पहुंचा है। हमारे डाइवर्सिटी सिस्टम में, उनके डाइवर्सिटी सिस्टम में ये अंतर है। ठीक, अब आ जाइए अवेसी। अवेसी दरअसल उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हजारों साल से मुसलमान भारत पे हुकूमत किया था, और जो जैद हामिद जो कहे वहां लाल टोपी वाला पाकिस्तानी, उसका कहना ये तो गुलाम कौम है, कितना उछलेगी ये, उसकी आबादी ज्यादा है भारत की इसलिए उछल रहे हैं, लेकिन है तो गुलामी कौम। तो ये जो इनको लगता है कि हम राज करने लायक हैं अवेसी को, तो ये फिर से राजपाट की भाषा बोल रहे हैं, और पसमानदा मुसलमानों को अगर ये गुलाम बनाए नहीं रखेंगे तो ये राजा कैसे बन पाएंगे। कि अगर इससे अच्छा वो मोदी और राहुल को ही मान लेंगे, अगर हमको राजा मानना है इससे अच्छा उन्हीं को मान लेंगे वो राजा। ये जो उभार है मुस्लिम पार्टियों का, ये फिर से सुल्तान बनने की, पेदरम सुल्तान बुद्ध, हम हजारों साल तक हाकिम रहे हैं, ये बीच में जो जमींदारी तोड़ दिया था चौधरी चरण सिंह ने जो जमींदारी तोड़ दिया था, जिसमें ये गरीब हो गए थे और उर्दू चली जाने से ये सरकारी नौकरियों से बाहर हो गए थे, तो इन्होंने ग्लोबलाइजेशन में, मनमोहन सिंह के ग्लोबलाइजेशन में 90 के बाद पैसा कमाया है। 90 के पहले इनकी हालत बड़ी खराब थी, आर्थिक दशा। ठीक, 90 के बाद जब इनके पास भी पैसा आया, जब जमीनों की कीमत बढ़ी है, इन्होंने जमीनें बेची, जमीनों की दलाली की है। पूरे हैदराबाद में अकबरुद्दीन अवेसी जो है जमीनों की वो करता है, स्ट्रासल मनी लेता है। जमीन कोई भी बिकेगी उसमें उसको हिस्सा चाहिए, जमीन कोई बिकेगी उसको हिस्सा चाहिए। अच्छा, वो लोग बीजेपी को सूट करते हैं, बीजेपी को सूट करते हैं, इसलिए चैनल वाले भी उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं चैनल वाले हमको जानते नहीं है या नहीं जान पा रहे हैं तो उनकी गलती है कि एक आंदोलन है जो उभर रहा है, जिसमें नीतीश कुमार ने 2-3 लोगों को राज्यसभा तक भेज दिया है हम में से, लेकिन यह है कि दलित मुसलमान अभी कोई भी राज्यसभा या लोकसभा तक नहीं पहुंचा है। तो ये अवेसी भी उसी का हिस्सा है जो सवाल पूछा भाई ने। अच्छा, तो फैयाज भाई आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, ऋषिकेश ने पूछा है, जी वो पूछ रहे हैं कि बाकी जो मूवमेंट्स हैं, जो लोअर कास्ट मूवमेंट्स हैं, क्या आप लोगों का उनके साथ कोई टच में रहना, उठना बैठना, चर्चा करना, या उनके द्वारा अपनी बात आगे कराना, या उनके दर्द समझना, या वो आपके दर्द समझे, ऐसी कोई चर्चाएं चालू हैं, और क्या ऐसी कोई मूवमेंट्स होती हैं? जी देखिए, जो अदर देन मुस्लिम जो सामाजिक न्याय की जो आंदोलन चल रहे हैं, उनमें से कुछ हैं जो हमारे दर्द दुख को समझते हैं, कहते हैं कि नहीं आप हमारे भाई हैं, लेकिन वो भी मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पे चलते हैं। अब वो शेख सैयद को, वली रहमानी को स्टेज पे पावन विश्राम बैठा देते हैं, तो वो जानते हैं कि अगर एक सैयद को हमने बैठा दिया तो सारे मुसलमान मिल जा रहे हैं, तो उन्हें क्या पड़ी है हमारी चिंता। तो जनरली वो इस बात को, जो मुख्य धारा में है, जो उनके सामाजिक न्याय के संस्थान है, वो इस बात को नहीं करते और अशराफ मुस्लिम से ही काम चला लेते, उन्हीं को स्टेज भी देते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, बामसेफ का भी एक धड़ा है, जो मनीषा बांगर जो पसमानदा को खूब समझती हैं और मौके भी दे रहे, MNT न्यूज चैनल भी हमें मौका दे रहा है। तो कुछ हैं जो बात तो करते हैं, लेकिन वो कम है। और दूसरा, वो उस तरह के जो है मतलब पावर में भी नहीं है, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, या फिर जैसे आपकी और भी जो सामाजिक न्याय की है, तो वो भी अशराफ मुसलमानों का ही तुष्टिकरण है। ये मुस्लिम तुष्टिकरण को जो है ना, ये बेसिकली अशराफ तुष्टिकरण, ये कांग्रेस पार्टी से भी इन लोगों ने कराया, अंग्रेजों से भी कराया। मेरा एक आर्टिकल है मुस्लिम तुष्टिकरण का सच, वो जो है उसमें मैंने इस बात को लिखा। और वो आप अब ये देखिए कि जो मुस्लिम तुष्टिकरण के खिलाफ जिसकी राजनीति थी, यानी भारतीय जनता पार्टी, उससे भी ये मुस्लिम तुष्टिकरण करा रहे हैं। और जो कोर, हार्ड कोर आरएसएस के लोग हैं, इस चीज को नोटिस भी कर रहे हैं कि भाई ये भाजपा भी वही काम करना शुरू की। तो मुस्लिम तुष्टिकरण दरअसल अशराफ तुष्टिकरण है। तो जो सामाजिक न्याय की जो आदर्श संगठनें भी हैं, वो भी मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पे चल के अपर क्लास मुस्लिम अशराफ को ही मौका देती है। मेन जगह आप हर जगह वही देखेंगे, उन्हीं को देखेंगे। लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं, हमने कहा ना कि भारतीय समाज एक ऐसा, ये मिट्टी ऐसी कि यहाँ कुछ भी फेंक दो तो वहाँ पैदावार हो जाती है, वहाँ किसी को सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नहीं है, इकबाल मायूस अपने कष्ट वीरा से
जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज हो जाती। तो हम अपने खेती से नाउमीद नहीं है, भारत की जमीन से नाउमीद नहीं है। थोड़ा सा इस पे नमी होगी ना तो फिर फसल निकलेगी, लहलहाएगी, देखेगी हम बहुत तरक्की करेंगे और पसमानदा आगे आएगा मुख्य धारा में, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये प्रश्न है ना, बहुत लोगों ने पूछा है। देखिए, मेरा मेरा फर्ज जी है पूछना, क्योंकि बहुत लोग ये पूछ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ये आप दोनों के लिए है, तो पहले मैं फैयाज भाई आपके पास जाता हूँ, फिर वकार भाई आपके पास आता हूँ। एक बड़ा सब देखिए, अभी है क्वेश्चन, जी तो अभी मेरे को पूछना पड़ेगा। वो कहते नहीं, हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये बीजेपी आरएसएस, देखिए जो मुझे आप लोगों के वक्तव्य से समझ पड़ रहा है, तो एक्चुअली में असल में कहा जाए तो जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले राजनीतिक दल, भले वो खुद मुसलमान राजनीतिक दल हो या गैर मुसलमान राजनीतिक दल हो, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने बहुत बड़ी डींगे मारी है मुसलमानों के लिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मगर ऐसा लगता है कि जो अपने आप को मुसलमान के मसीहा कहते हैं, उन्होंने तो सबसे बड़ा धोखा दिया है फिर मुसलमानों के साथ। एग्जैक्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट। जो सबसे बड़ा तबका है, अगर आप कह रहे हैं कि पचपंदा मुसलमान कम्युनिटी का सबसे बड़ा तबका है, तो यार सबसे बड़ा धोखा तो उन्होंने दे दिया है। तो फिर इनसे भला तो भाई कुछ और ही ऑप्शन आदमी सीख ले। मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी को अपनाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, जी मगर वो तो उन्होंने, तो आपका क्या विचार है? फिर मैं वकार भाई का भी विचार सुनना चाहूंगा इस पे। जी, मैं कह लूँ, जैसे वकार भाई ने कहा कि भाई हमें ऐसा नहीं कि हम जाना नहीं चाहते, वो हमें बुलाए तो सही, हमें तो कोई नोटिस ही नहीं करता है। और रह गई जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां या मुस्लिम पार्टियां हैं, इन्होंने सिर्फ दोहन किया है, वोट लिया है, एक धार्मिक उन्माद दिखा के, ये सच है और इसमें कुछ नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, इधर बीच में एक बार मोदी जी ने ओबीसी आरक्षण की बात कही थी, तो उसमें कहा था कि भाई इसमें जो पसमानदा है उनको भी होना चाहिए, तो कुछ उम्मीद जगी थी। लेकिन अब इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, सत्ता में है, एक बड़े भूभाग पे उसका उसकी राज्य है, बहुत से राज्य में उसकी शासन है। वो अगर आगे फ्रंट पे बढ़ के आती तो क्यों नहीं, ये कोई चीज नहीं। अगर भागीदारी की बात हो, हमें भागीदारी दे तो हाथों हाथ ली जाएगी। इसमें नीतीश कुमार ने इस बात को साबित किया है। नीतीश कुमार को भी लोग भाजपा ही कहते हैं, भाजपा के साथ उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन अति पिछड़े में सारे पसमानदा मुसलमान को डाल के नहीं एमएलए एमपी बन पाते हैं, तो लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी वहां बढ़ी है, एजुकेशन में भागीदारी पड़ी है। तो आप लालू का जो वो यादव और मुस्लिम का जो नेक्सस था ना, वो यादव मुस्लिम में, तो यादव अपर क्लास अशराफ मुस्लिम था, उसको नीतीश कुमार ने पसमानदा को साथ लेके तोड़ा। तो नीतीश कुमार ने एक एग्जाम्पल भारतीय राजनीति में सेट कर रखा है। तो कोई नई चीज है भाई, जो सवाल पूछ रहे हैं सही है, उसमें नेचुरल है। अगर जिसको जहां प्यार मिलेगा वहां जाएगा, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। चरवाका ने पूछा तो आज हम बात कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। आप नहीं पूछते तो हमें कौन पूछता है? तो हमें पूछा जाए क्यों नहीं? अगर आप हमें प्यार करेंगे तो यार, प्यार एक ऐसी चीज है कि हर आदमी उतर जाए, नेचुरल चीज है। तो वकार भाई आपका क्या मत है इस पर? देखिए, मैं इस पे कहूँ कि जो मैं समझ पाया हूँ बीजेपी को, कि बीजेपी का जो जन्म ही है मुस्लिम विरोध पे, या भारतीय भारत से बाहर के जो धर्म है उनके विरोध पे इसका जन्म हुआ, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ या जाना मैंने। और बीजेपी ने हमेशा इसको साबित किया कि मतलब हमें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, जो मैं देख पा रहा हूँ लगातार। अब उसमें जो पसमानदा मुसलमान है, जैसे इनके पास देखिए सैयद शाहनवाज हुसैन और मुख्तार नकवी, दोनों की पत्नियां मुस्लिम नहीं है, दोनों की पत्नियां मुस्लिम नहीं है, ठीक। तो जैसे हम लोग मुसलमान हैं तो उसी परिभाषा से दूसरे को मुसलमान या हिंदू समझते हैं। जैसे कोई दूसरे देश का नागरिक हो गया तो भारत का नागरिक नहीं रह जाता है, मानते हैं ना। जैसे एक साथ आप एथिस्ट भी हो और मुस्लिम भी हो या हिंदू भी हो, तो संभव नहीं है। या तो आप एथिस्ट होंगे या किसी धर्म के होंगे, तो इन्होंने उन्हीं को चुना है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा कई जगह मैं एक्सट्रीमिस्ट बन जाता हूँ, बड़ी बातें कर जाता हूँ कभी कभी। जैसे मैंने चाइना की तारीफ कर डाली, मैं औरंगजेब की बात करूंगा कि औरंगजेब की बराबरी पे रिलीजियस जस्टिस, जैसे मुसलमानों में एक बड़ा मामला है, आप ध्यान दीजिएगा कभी तो दिखेगा कि मुसलमानों में सोशल जस्टिस नहीं है, मुसलमानों में सोशल जस्टिस नहीं है। उनके यहां जेंडर जस्टिस भी है और रिलीजियस जस्टिस भी है, रिलीजियस जस्टिस भी है और जेंडर जस्टिस भी है। तो बेनजीर भुट्टो पैदा होती हैं, हसीना वाजियत पैदा होती हैं और खालिदा जिया भी पैदा होती हैं, और जगहों भी आप रानियों को देख रहे होंगे, दुबई की रानी, यहां की रानी, वहां की रानी बिना निकाह टहल रही है। तो इसी तरह इन्होंने हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में
3% माइनॉरिटी है उनके लिए 5% आरक्षण दिया है। 3% आबादी को पाकिस्तान में 5% आरक्षण है, जॉब में भी और असेंबलीज में भी, ये मालूम है ना आपको। लेकिन उसके मुकाबले भारत में ना मुसलमान हमारे लिए कुछ कर रहा है पसमानदा के लिए, और ना बीजेपी ना कांग्रेस ने कहीं कहीं थोड़ा करने की कोशिश किया है, हम नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि मोमिन कॉन्फ्रेंस से उसके रिश्ते बड़े अच्छे थे, और भारत पाकिस्तान बंटवारे में मोमिन कॉन्फ्रेंस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था, जिसकी सजा पाकिस्तान में बुनकर और पसमानदा भुगत रहे हैं आज भी। उन्हें लखनऊ के पाकिस्तान में नहीं होने की सजा भुगतनी पड़ रही है, ये आपको पता नहीं मालूम होगा कि अगर पसमानदाओं ने जिन्ना का साथ दिया होता तो ये लखनऊ और पटना दोनों पाकिस्तान में होते, और जो बीच का एरिया रह जाता वो भारत का रहता। ठीक, तो अब अगर मोदी जी, लोग कहते हैं आप मोदी जी को वोट नहीं देते हो, यार मोदी जी हमें नहीं बुलाते हैं, हमें टिकट नहीं देते हैं, हम कैसे उनको वोट दे दें। हमने कई लोगों से कहा भी, बीजेपी के लोगों से, यहाँ तक कि यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, उनसे भी मैंने अर्ज किया था कि जितने % हम वोट देते हैं बीजेपी को, आप उतनी ही हिस्सेदारी दे दो, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। जितने % हम वोट देते हैं और जो आप मानते हो वोट मिलता है हमको मुसलमानों का, और दिया है लोगों ने वोट, उतना हमको हिस्सेदारी दे दो, उसके बाद हम तो झूम के आपके साथ। अरे मैं तो कह रहा हूं कि अगर बीजेपी एक बार कह दे तो 90% मुसलमान, जनरल, अपर क्लास भी, पसमानदा भी, सब बीजेपी के साथ चला जाए। जो कांग्रेस से चिढ़ है सर सैयद अहमद खान वाली, जिन्ना वाली, वो बीजेपी के साथ चले जाए सारे मुसलमान। लेकिन बीजेपी जानबूझ के रोक के रखे हुए है कि मत आओ मत आओ मत आओ। सिर्फ जबानी ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास करना चाहती तो कहीं से किसी एक पसमानदा जो उनकी पार्टी में शामिल है, हमको नहीं चाहिए राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, जो उनके पार्टी में शामिल है उसको बुला लेते ये। तो मैं यही कह रहा था कि आपसे कहूंगा, आप लिबरल भी हैं, एथिस्ट भी हैं, तो ज्यादा चीजें समझ सकते हैं, और पूंजीवादी भी हैं, मैं भी सहमत हूं, मैं भी पूंजीवाद का समर्थक हूं कि औरंगजेब के बराबरी का सेकुलरिज्म, औरंगजेब की बराबरी का सेकुलरिज्म भी भारत में नेहरू नहीं दिखा पाए। सिर्फ शेरवानी पहना था उन्होंने। औरंगजेब की 2 बीवियां हिंदू थी, एक बहू हिंदू थी, उसको कभी इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेशर नहीं डाला। तो रिलीजियस जस्टिस है मुसलमानों में। हाँ, कसाईयों को हमेशा बाहर रखा अपने शहर से, कसाईयों से का गोश्त खाना भी प्रोहिबिटेड करार दिया था औरंगजेब ने। कसाईयों से नफरत करता था, बुनकरों से, पसमानदाओं से नफरत करता था। ये अकबर ने भी, वकार भाई, अकबर ने भी कसाईयों को दूर बसाया था, अकबर ने भी ये काम किया था। जी बोले। ठीक है, औरंगजेब पसमानदाओं का, ओबीसी हिंदुओं का दुश्मन है, अपर क्लास का उसके बराबरी का कोई भी नहीं आ पाया सेकुलर, अभी सेकुलर भारत में। हाँ, डेमोक्रेटिक तो लोग हैं, सेकुलर नहीं है। तो हम मोदी जी के साथ जाने को सारे लोग तैयार हैं, पूरा भारत तैयार है एक साथ मुसलमानों का, लेकिन सबके साथ सबके विकास में कुछ हिस्सेदारी तो चाहिए ना भाई। फ्री में कैसे जाए, इधर से भी जाए। वकार भाई, फिर देखिए ये है ना कि अगर हम पूंजीवाद की बात करते हैं, मैं रिप्रेजेंटेशन में मैं आपका सहमत ही हूँ कि रिप्रेजेंटेशन तो समाज में हर किस्म से चाहिए, मगर कई बार मुझे ये भी लगता है, और अभी ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम रैप अप करेंगे क्योंकि काफी समय हो गया, मगर क्या आपको ये नहीं लगता कि जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट जैसे पॉलिसी बनाती है बाथरूम बनाने की, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है गैस के चूल्हे देने की, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है रूरल लेवल पे रोड्स बनाने की, या बिजली देने की, या पीने का पानी देने की, और जब अभी आपने कहा कि आप पूंजीवादी खुद हैं, मैं भी पूंजीवादी हूं, जब पूंजीवाद आता है समाज में, मेरा ये मत है, जातिवाद को सिर्फ एक ही वाद मार सकता है, वो है पूंजीवाद। क्योंकि क्या होता है कि अभी शहरों का ले लीजिए, ठीक है, हम शहरों में आते हैं, हमें शहरों में आने के बाद झक मरा के हिंदू मुसलमान का बैर, ऊंची जात नीची जात का बैर, मराठी बोलने वाले हिंदी बोलने वाले
उर्दू बोलने वाले, तमिल बोलने वाले का बैर, हमें भूलना क्यों पड़ता है? वो पूंजीवाद हमें भुलाता है। कैसे भुलाता है हमें? कि अगर मुझे, समझ लीजिए, मुझे अगर स्क्रैप बेचना है, अभी वो धंधे में मुसलमान है, मुझे उसके साथ काम करना ही पड़ेगा, तो मैं अपने बैर भूल रहा हूं क्योंकि पूंजीवाद मुझे वो बैर भुला रहा है। तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि हमें शायद इस समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान पूंजीवाद से निकलेगा, ना कि शायद इतना रिप्रेजेंटेशन ना कर पाए? मैं इसका जवाब मुझे मालूम है। मैं पहले से आपके सवाल पूछने के पहले से, आपने मिर्जा गालिब साहब का एक शेर सुना होगा कि कासिद के आते आते, खत एक और लिख के रखूं, आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं वो क्या लिखेंगे जवाब में। जी जी। देखिए, जब आदमी उसकी बात करता है, टॉयलेट शौचालय की बात करता है या जनधन की बात करता है, तो हमें फिर वही 12 बिरादरियां जो भीख मांगने वाली है उसमें लाके शामिल कर देता है। हमने इसका सवाल नहीं उठाया है कि हमें मकान दो, हमने सवाल इसका नहीं उठाया है। ये बहुत छोटी चीज है और समाज में सरकारी मकान मुसलमानों को पहले भी मिलता रहा है, हम लोगों की जागरूकता से थोड़ा बढ़ गया है, फिर हमने बढ़ा दिया है। पहले मुसलमान जल्दी लेने नहीं जाता था, अब वो लेने का ढंग सीख रहा है और भाजपा आने के बाद उससे थोड़ी उम्मीद कम हुई है, वो पैसा देकर के लेने लगा है। जैसे कैसे भी पहुंचो, सभासद को पटाओ और अब मकान ले लो, शौचालय ले लो, ये पैसा फायदा ले लो, वो फायदा ले लो। ठीक है, हम बात करते हैं टॉप जहां फैसले होते हैं। हम लेने की बात नहीं कर रहे, हम देने वाले की बात कर रहे हैं। हम लेने वाले तो हमेशा से हैं। ज़कात को जानते हैं, आजमगढ़ में एक विधायक, मुस्लिम विधायक ने 34,000 लोगों को राशन बांटा है। 34,000 लोगों को घर किट पहुंचाया है। मुसलमानों में ज़कात खैरात का कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त है कि गरीब लड़कियों की शादी में स्कूटर देते हैं हमारे अपर क्लास के लोग, मोटरसाइकिल दे देते हैं, घर बनवा देते हैं, लेकिन अपने बराबर नहीं समझते। देने वाले बनते हैं, हम लेने वाले बनते हैं। हम लेने वाले नहीं बनना चाहते, हम देने वाला बनना चाहते हैं। एक चीज, अब आ जाइए पूंजीवाद में। भारतीय जो पूंजीवाद है वो भी बिरादरीवाद का शिकार है। भारतीय पूंजीवाद बिरादरीवाद का शिकार है। गुजराती बनियों से बाहर गुजराती हैं, अरोड़ा, आहूजा, खन्ना, चेट्टियार साउथ में, कुछ इसी तरह की अग्रवाल, मारवाड़ी, इसके बाहर कहां पूंजीवाद है? पूरे यूपी, बिहार, उड़ीसा बेस, मध्य प्रदेश बेस, एक भी आदमी टॉप 100 में कभी नहीं आता है। फोर्ब्स की सूची आप जब चाहे पढ़ लें, 4-5 मुसलमान आ जाते हैं। विप्रो के अजीम हासिम प्रेम जी, सिप्ला वाले, उसके बाद आजकल लुलू वाला आ जा रहा है, कभी कभी मिर्जा टैनर वाले आ जाते हैं। लेकिन यूपी का कोई हिंदू, बिहार का कोई हिंदू आता है? जो सहारा वाला आगे बढ़ा वो बंगाली मूल का है, जो लक्ष्मी निवास मित्तल हरदोई से आगे बढ़े वो आप जानते हैं कि अग्रवाल हैं। ये पूंजीवाद उसी तरह जातिवाद का शिकार है कि कई लोग तो मौलवी और पुजारी बन गए, ब्राह्मण बन के, ब्राह्मणों की तरह पुजारी बन गए। बाबा रामदेव आ गए, बाबा रामदेव आ गए, आपके मुरारी आसाराम बापू, वो शायद धोबी जात के हैं, कई जाट, जय गुरुदेव। हम धर्म में तो कुछ दूर पहुंच गए हैं, लेकिन टॉप 100 में कोई भी SC, ST, OBC, यहां तक कि ठाकुर पंडित भी यूपी के नहीं है। जो बाबा रामदेव की कंपनी भी है, उसका जो मुखिया है वो नेपाली है। बाबा रामदेव सिवाय ब्रांड एम्बेसडर के कुछ भी नहीं है। तो भारतीय पूंजीवाद भी जातिवाद का शिकार है। एक जातों की बीवी कह ले चाहे रखेल कह ले, बन के रह गया है। पूंजीवाद हमारे तक आना चाहिए। और एक बात और मैं छोड़ दूं, आखिरी बात, जो सोशलिज्म हमारे भारत का है वो पूंजीवाद को नकारता है, और जो वहाबिज्म है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। इसीलिए भारत के कम्युनिस्ट जो है वहाबिज्म को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर वहाबिज्म से भारत को कोई प्रॉब्लम है, तो वैसे भी मोदी जी के दोस्त हैं मोहम्मद बिन सलमान और सलमान बिन अजीज, वो उनसे बात कर सकते हैं। भारत में वहाबिज्म को क्रश नहीं करना चाहिए अगर भारत को कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्योंकि जो सूफीनिज्म वाला है वो क्या करता है, वो सुबह की रोटी शाम तक नहीं रखना चाहता है, सुबह की रोटी शाम तक नहीं रखना चाहता है, वो भीख मांग के लोगों को जिंदा रखना चाहता है। वो भिखारी उसी ने पैदा किए हैं। हेलो, आप देखते होंगे अजमेर के नाम पे भीख मांगते हुए, अजमेर के नाम पे भीख मांगते हुए देखते होंगे आप। तो जब तक हम सूफीनिज्म को प्रमोट करेंगे, हमारे यहाँ से भिखारीवाद नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बीमारियां हम तक नहीं जा सकते। ठीक है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ फैयाज भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। तो एक्चुअली कैपिटलिज्म का पैराडॉक्स भी है कि हम कैसे ये क्लास डिवाइड को, और चेतन ने भी ये पूछा है कि डील करें, मगर इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब मेरी अभिनव प्रकाश, गुरु प्रकाश और अरविंद से बात हुई थी, जब हमारा शास्त्रार्थ हुआ था जातिवाद, मैंने देखा था वो, जी इंडिया में, तो वहां पे गुरु ने एक बहुत अच्छी बात की थी। गुरु ने बोला था, एक ग्रुप है दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसमें गुरु काफी इन्वॉल्व है, और दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स काफी बढ़ावा देता है दलित बिजनेसमैन को, दलित कैपिटलिज्म को, और दलितों को आगे लाना, व्यापार में लाना। डिक्की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो फैयाज भाई, तो फिर क्या ऐसी कोई पशमानदा मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसी कोई चीजें, कोई एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है कि ऐसे कोई चेंबर्स बनाए जाएं जहाँ पे पशमानदा लोगों को भी मदद? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत दूर की चीज हो गई। अभी तो पसमानदा आंदोलन बिल्कुल शैशव काल में है, अभी तो हमारी चर्चा ही नहीं हो पा रही, और पसमानदा एक्टिविस्ट भी गिन के एक दो हैं जो काम कर रहे हैं। तो अभी ये तो बड़ा है कि कैपिटलिज्म और कैसे इकोनॉमिकली लिफ्ट किया जाए। अभी तो हम सिर्फ ये बात बता ही नहीं पाए लोगों को कि हम जो है वंचित हैं। तो ये बिल्कुल कहीं भी इस तरह का नहीं है, अगर कहीं होगा तो मेरी जानकारी में अब तक नहीं, कहीं नहीं है। मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं बन पाते हैं तो पसमानदा कहाँ बन पाएंगे? जी, वो मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वैसे लोग काम कर रहे हैं। अशराफ क्योंकि बहुत जगह हुआ है, उसने सारे सिस्टम बना रखे हैं। इवन मैं तो समझता हूँ कि ब्राह्मण स्क्वायर होता है अशराफ, अगर ब्राह्मण 2 है तो अशराफ 4, अगर ब्राह्मण 8 है तो 64 है अशराफ, उसका पावर इतना है। जी चलिए, तो अभी समय हो गया है, तो अभी चर्चा समाप्त करने का समय आ गया है। तो मैं पहले समाप्त करने के पहले थोड़े अपने आखिर में विचार देना चाहता हूँ। आप लोगों ने आज वकार भाई और फैयाज भाई को सुना, आप लोगों ने उनकी बात सुनी। मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो फैयाज भाई ने सारी बातें कही आप उससे सहमत हो, कोई जरूरी नहीं है वकार भाई ने जो सारी बातें कही आप उससे सहमत हो, मगर लोकतंत्र में रहने की एक प्रथा होती है। हम जब लोकतंत्र में रहते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे मतभेद नहीं डराता, मुझे मनभेद डराता है। मुझे मतभेद नहीं, मेरे वकार भाई से मतभेद होंगे, मेरे शायद वकार भाई से औरंगजेब के ऊपर मतभेद होंगे, मेरे वकार भाई के साथ चीन के ऊपर मतभेद होंगे, मेरे वकार भाई के साथ इस पर भी मतभेद होंगे कि यहाँ आप एथीस्ट हो सकते हैं और हिंदू हो सकते हैं। मैं वकार भाई को कहना चाहूंगा, मैं एथीस्ट भी हूँ और मैं हिंदू भी हूँ, मैं नास्तिक भी हूँ और मैं हिंदू भी हूँ, और मुझे कोई नहीं रोक सकता ये होने से। वो शायद इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में वो पद्धति होगी, हमारे में नहीं है वो, और इस मुल्क में नहीं है। मैं सीना ठोक के बोलता हूं मैं हिंदू, और मैं सीना ठोक के बोलता हूं मैं निरीश्वरवादी हूं, और मैं सीना ठोक के बोलता हूं मैं नास्तिक हूं। मगर मैं साथ में ये भी कहता हूं कि ये इस मिट्टी की देन है कि इस मिट्टी ने हमें सिखाया कि मतभेद रखो, मनभेद मत रखो। राइट, एग्जैक्ट। जो पचमांदा मुसलमानों के साथ भारतवर्ष में हो रहा है ये अन्याय है, और मेरा इस प्लेटफॉर्म पे एक ही काम है, जब अन्याय होगा मैं उसके बारे में बात करूंगा। जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है आप उससे 16 आने या 100% सहमत हो ना, वो कभी हुआ ही नहीं है आज तक। अरे भाई, अपने घर में अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों से 100% सहमति नहीं रखते हो तो किसी और से कैसे सहमति रखोगे? सही है। बात सहमति की नहीं होती है, बात है कि भैया यहीं पे रहना है। 130 करोड़ लोग हैं, और अगर 130 करोड़ लोग में 50-60 करोड़ ऐसे हों जो ऊपर ही नहीं आ पा रहे हैं,
भिन्न भिन्न कारणों की जगह से। मैं सिर्फ जात नहीं कह रहा हूं कारण होगा, मेरे हिसाब से समाजवाद भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में गरीब आदमी ऊपर ही नहीं आ पाता है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है उसको लगता है कि मैंने इनको सोशलिज्म की लॉलीपॉप दे दी और वो लॉलीपॉप के बेस पे बस वो लोग जिंदगी भर रहे। हम और कहीं जाकर आगे हमें इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी कि आज हमें पशमंदा मुसलमान और SC/ST हिंदू की आइडेंटिटी की बात करनी पड़ रही है, मगर मेरे हिसाब से ये फाइनल जर्नी नहीं है। फाइनल जर्नी तो है जब हम पूरी आइडेंटिटी को ही भूल जाएं। अगर हम सच में सारे एक भारतीय हैं तो क्या पशमंदा मुसलमान, क्या हिंदू दलित, क्या हिंदू ब्राह्मण, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हमें तो आइडेंटिटी के ऊपर जाना है अंत में। तो मेरी आप लोगों से मेरा अनुरोध एक ही है कि आप इनके बारे में पढ़ें। मैंने डिस्क्रिप्शन जो है पॉडकास्ट की उसमें pashmandademocracy.com एक लिंक शेयर किया हुआ है, वहां पे बहुत सारे लोग हिंदी में आर्टिकल्स लिखते हैं। अगर आपको हिंदी में आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं तो आप अगर सिर्फ पशमंदा मुस्लिम गूगल करेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स इंग्लिश में भी लिखे गए हैं, बहुत लोगों ने इंग्लिश में भी लिखे, हिंदी में भी लिखे। यदि आप अपनी लोकल लैंग्वेजेस में, मैंने चेक किया था तमिल में भी लिखे गए हैं, तेलुगु में भी लिखे गए हैं, बहुत सारी भाषाओं में इनकी स्टोरी अभी लिखनी आनी शुरू हो चुकी है। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि पढ़ें, जानें, और अगली बार अगर आपको कोई एक मोनोलिथिक मुस्लिम आइडेंटिटी की बात करेगा तो उनको एक प्रश्न तो पूछना, भाई पशमंदा मुसलमान क्या होता है, तुम्हें पता है? तो इसी के ऊपर मैं आज की चर्चा अंत करूंगा। मैं फिर से फैयाज भाई और वकार भाई आपका शुक्रगुजार हूं, आप आए, आपने हमें इतना कुछ सिखाया, आपने हमें इतनी सारी चीजें बताई। और अगर आप लोगों को जो मैं यहाँ इस चैनल के द्वारा करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर पसंद है तो ये वीडियो को लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए। अगर आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है तो YouTube का मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए, या आप पेट्रियन पे जा सकते हैं, वहां पे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बहुत बहुत।